and you're watching my channel NCERT Science with Ragini. So friends, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती है ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause diseases in human but also in plants. Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. एनिमल्स में रॉबर्ट कोच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1876 में एक बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स डिसीज को एनिमल्स में कम्युनिकेट करता था. एंथ्रेक्स जो थी वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस डिसीज थी और एक कैटल डिसीज होती थी ये, जो कि इस बैक्टीरियम से ये जो बैक्टीरियम था ये इसका कॉज था. फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. और ये फुट एंड माउथ डिसीज भी होती थी कैटल में, एनिमल्स में, जो कि वायरस के द्वारा कम्युनिकेट होती थी, स्प्रेड होती थी और वही उसका कॉज था. नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The disease reduces the yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. अब टेबल 2.2 में हम देख लेते हैं कि कौन सी प्लांट डिसीज होती है और किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये कॉज होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है. प्लांट डिसीज साइट्रस कैंकर. साइट्रस कैंकर जो होती है ये बैक्टीरिया होता है, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर होता है. व्हीट रस्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी कॉज करता है. इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी होता है और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये एयर या फिर सीड्स, जो कम्युनिकेटेड सीड्स होते हैं, जो अनवेल सीड्स होते हैं, अनहेल्दी सीड्स होते हैं, वो भी इसे कॉज करते हैं. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी. भिंडी मीन्स ओकरा, ओकरा और लेडी फिंगर. इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये इंसेक्ट होता है. तो इस तरह से प्लांट्स में भी कम्युनिकेबल डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ फ्रेंड्स, हम इस पार्ट में फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये तो था रिवीजन जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था. अब इस पार्ट में हम फूड पॉइजनिंग, इस पार्ट का जो मेन पॉइंट है वो फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन है. नाउ लेट्स स्टार्ट. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब क्या होती है food poisoning? You know the meaning of poison. Poison means जहर and food poisoning means जब खाना हमारे पेट में जाकर या फिर हमने जहरीला खाना खाया हो या उसका कन्वर्शन जहर में होने लग जाता है, तब हमारी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ऐसे ही बुजो के साथ हुआ. बुजो अपने फ्रेंड के घर गया था एक पार्टी में. वहाँ पे उसने बहुत सारे फूड स्टफ खाए, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाया और जब वो घर गया उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उल्टियाँ स्टार्ट हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने उसे क्या बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है. नाउ पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. अब पहेली सोच रही है कि एक खाना कैसे पॉइजन बन सकता है, कैसे जहर बन सकता है. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms.
अब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? अगर हम खराब खाना खा लें जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल कर दिया है, अगर वो खाना हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कभी कभी जब हमारे फूड के ऊपर ग्रो होते हैं तो बहुत जहरीले सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. अब ये जो पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये सीरियस इलनेस कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं इंसान को जो उस खाने को खाता है। कई केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करें और उसे खराब होने से बचाएं। हमारी डेली की रेगुलर लाइफ में हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं अपने खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। अब और कौन कौन सी मेथड्स होती है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम ग्रेन का स्टोरेज करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में देखा था हमने कि हम जब हार्वेस्टिंग हो जाती है क्रॉप्स की तो हम कैसे उसे स्टोर करते हैं। नीम लीव्स डालते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ग्रेन है वो ख़राब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना ग्रो कर पाए नमी के कारण। सो अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आइए देखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको शायद पता होगा कि अगर ब्रेड या फिर रोटी भी कह सकते हैं हम, ब्रेड या फिर रोटी अगर हम अनयूज्ड बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस लगने लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। फंगस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वो अपने आप थोड़ा मॉइस्ट कंडीशंस अगर उसे मिलती है तो वो अपने आप ग्रो कर जाता है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही ग्रो हो जाता है ब्रेड पर, चपाती पर। और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। ये जो स्पॉइल्ड फूड होता है इससे बहुत गंदी बदबू आती है और उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या खाने का खराब होना कोई केमिकल रिएक्शन है? अब देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहेली आम तो लेकर आ गई बट कुछ दिनों तक उसने उन आमों को खाया ही नहीं। Later she found that they were spoiled and rotten. कुछ दिन बाद वो देखती है कि वो जो आम वो लेकर आई थी वो सड़ चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. But उसे याद था कि मेरी दादी माँ जो अचार बनाती है वो तो ख़राब नहीं होता। She is confused. अब मैंने जो आम लेकर आए वो ख़राब हो गए, मेरी दादी माँ जो आम से अचार बनाती है वो ख़राब नहीं होता। भाई क्या कंफ्यूजन है ये, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो फूड के प्रिजर्विंग के लिए हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक ना कर सके। Now first method is chemical method. Salts
and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salts और edible oils, जो खाने के ऑयल होते हैं, खाने का तेल होता है और नमक होता है, ये कॉमन केमिकल्स होते हैं. ये साधारण केमिकल्स हैं हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए, एक चेक देने के लिए उन्हें, या उन पे रोक लगाने के लिए. Therefore they are called preservatives. इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स. किसे? सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल को. क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो पर एक चेक लगाते हैं. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. अब हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं पिकल्स में. जो अचार बनाते हैं आपके घर में दादी, नानी या मम्मी, वो माइक्रोब्स के माइक्रोब्स उन पर अटैक ना कर पाए, उन जो पिकल्स में यूज़ किया है वो मैंगो को वो ख़राब ना कर पाए, इसलिए कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं. सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये दो केमिकल्स है, सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ये भी दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जो हम घर में यूज़ करते हैं. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. इन केमिकल्स को जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज़ किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो पाए. अब हमने केमिकल मेथड देख ली, सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉल्ट्स, एडिबल ऑयल्स. इन सब से हम अपने घर में माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक लगा सकते हैं. अब कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन होता है? कॉमन सॉल्ट मीन्स जो साधारण नमक हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, उससे कैसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं फूड का. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट और फिश को जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत टाइम तक के प्रिजर्व कर सकता है. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. जो मीट और फिश होता है उस पर सूखा जो नमक होता है उसे रगड़ दिया जाता है, उसे कवर कर दिया जाता है टोटली, ताकि उस पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना हो पाए. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind, etc. और इसी तरह से कच्चे आम, इमली और आंवला यानी आंवला, उसे भी प्रिजर्व हम कर सकते हैं. नमक लगा के रख देते हैं तो वो बहुत दिनों तक उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते और हम उसे अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं. अब शुगर से प्रिजर्वेशन कैसे होता है? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. अब जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस, इन सब में शुगर होता ही होता है. तो शुगर जो है वो एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल का भी काम करता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट. शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, कम करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ताकि फूड का स्पॉइलेज ना हो पाए. नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. विनेगर सिरका जिसे हम कहते हैं, हमारे घर में हम उसे यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए. ऑयल, जो हम ऑयल खाते हैं उसे प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. आपने कभी अपने मम्मी या दादी माँ को अचार बनाते देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा कि वो क्या क्या मटेरियल्स उसमें, इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे वो स्पॉइल ना हो. जब आप देखोगे तब आप देखोगे. अभी मैं बता देती हूँ, जो पिकल होता है उसे प्रिजर्व करने के लिए उसे एडिबल ऑयल से भर दिया जाता है. मीन्स इतना सा भी कोई भी मैंगो आपको ऊपर नहीं दिखेगा, पूरा ऑयल उसके अंदर अच्छी तरह फिल कर दिया जाता है और उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में सॉल्ट भी होता है, तो इससे वो स्पॉइल नहीं होता. अगर वो ऑयल में डूबा नहीं है
तो वो ज़रूर स्पॉइल होगा। अगर वो ऑयल में डूबा है तो वो स्पॉइल नहीं होगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, ठंडा और गर्म ट्रीटमेंट करके भी हम अपने फूड को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा आपकी जो मम्मी है, अगर दूध वाला दूध लेकर आता है तो उसे सबसे पहले गर्म किया जाता है और फिर उसे लेटर यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो जल्दी स्पॉइल ना हो। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब दूध को हम बॉईल करते हैं तो वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे किल कर देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अपने घर में कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड, रेफ्रिजरेटर में। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है ना, कूल टेम्परेचर होता है, तो वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। अब भूजो कह रहा है, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माय मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। व्हाट इज पास्चराइजेशन? अब जो पैकेट्स में दूध हमें मिलता है, मिल्क पैकेट्स मिलते हैं, तो वो क्यों नहीं खराब होता? वो क्यों नहीं खराब होता? जब हम उसे घर में लाते हैं, अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, अगर उसके बाद हमने उस पर कोई प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं किया तभी वो ख़राब होता है, नहीं तो तब तक कि वो अच्छा रहता है। ऐसा क्यों होता है? अब उसकी मम्मा ने बताया था भूजो को कि वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो पास्चराइजेशन क्या होता है? तो लेट्स सी। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसे हम बिना बॉईल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उससे फ्री होता है, फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स होता है पास्चराइज्ड मिल्क। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो कैसे पास्चराइज किया जाता है? उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 50 से 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया जाता है और फिर सडनली उसे ठंडा किया जाता है, मतलब एक करंट जैसा दिया जाता है। अचानक से उसे गर्म करते हैं, अचानक से उसे चिल्ड करते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो ख़राब नहीं होता। अब ये 15 to 30 सेकेंड्स के बीच में 70 डिग्री सेल्सियस पे जो हीटिंग हो रही है उससे क्या होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल हो जाते हैं। अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया, उसे लो टेम्परेचर दे दिया, चिल्ड कर दिया, तो क्या हुआ? उस पर अब ग्रो भी नहीं होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसमें ग्रो भी नहीं होंगे। हमने पहले किल किया, फिर उसे चिल्ड किया, करंट दिया ठंडे पानी का या आइस का, तो क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमने वैसा ही दूध स्टोर कर लिया, तो वो फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स होता है। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. अब ये जो मेथड मैंने अभी बताया है आपको, ये लुइस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि भाई ऐसे मेथड से हम दूध को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए अब लुइस पास्चर उनका सरनेम था, इसीलिए उन्हीं के नेम पर ये प्रोसेस का नेम दिया गया, दैट इज पास्चराइजेशन। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes, है ना। अब इन दिनों क्या हो रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कैश्यू नट्स, है ना, और ये सारे जो जितने भी नट्स होते हैं, इनको इनमें माइक्रोब्स का जो अटैक ना हो, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, माइक्रोब्स का अटैक प्रिवेंट करने के लिए उन्हें सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में पैक किया जाता है ताकि उन्हें माइक्रोब से बचाया जा सके। और वेजिटेबल्स को भी एयर टाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है, सील्ड होते हैं वो, उसमें एयर बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती। अब एयर अंदर नहीं जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसके साथ नहीं जाएंगे। सो इस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है स्पॉइल होने से। सो
दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 6। यहाँ पे हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड खत्म होता है। अगले पार्ट में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे एंड नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।